हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म कर देंगे क्विकली आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास who have already joined the class, please confirm your audio video is okay. It is accessible to you so that we start the discussion. मैं वेट कर रहा हूं आपका कंफर्मेशन। तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन इन कॉन्टिन्यूएशन है चैप्टर 1 मॉड्यूल ए, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड चैप्टर है। तो बेस बिल्डिंग हमारी ये क्लास है जिसमें हम कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को साथ साथ डिस्कस करते हैं सो दैट हमारे जो फंडास हैं वो एकदम क्लियर रहें और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर पेपर में पूछा जाए तो हम आसानी से क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कर सकें। तो अब हम बात करेंगे लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस। Liquidity risk is the potential for liabilities to arise for a bank at a faster rate than assets. तो liquidity risk क्या है? वो पॉसिबिलिटी, वो पोटेंशियल जिसमें लाइबिलिटीज अराइज जल्दी होती हैं कंपेयर्ड टू द एसेट रिसीव्ड। तो एसेट जो मैच्योर होते हैं वो देर से हो रहे हैं, लेकिन जो लाइबिलिटी मैच्योर हो रही हैं वो फास्टर रेट से मैच्योर हो रही हैं, तो जिसके कारण लिक्विडिटी रिस्क की पॉसिबिलिटी बनती है। तो उस पॉसिबिलिटी को हम कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। द मिसमैच इन द मैच्योरिटी पैटर्न ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटीज गिव राइज टू लिक्विडिटी रिस्क। तो लिक्विडिटी रिस्क के पीछे रीजन क्या है? वो मिसमैचेस जो मैच्योरिटी पैटर्न में नजर आते हैं। एसेट एंड लाइबिलिटी का मैच्योरिटी पैटर्न, एसेट की डेट ऑफ मैच्योरिटी कोई सेपरेट डेट है, लाइबिलिटी की डेट ऑफ मैच्योरिटी कोई सेपरेट डेट है, तो दोनों के अंदर गैप है, तो मिसमैच है। उस मिसमैच के कारण दिस रिस्क अराइजेज। इट इज द रिस्क विच में अराइज बिकॉज ऑफ पार्टी टू फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन अनेबल टू मीट इट्स फंडिंग रिक्वायरमेंट और एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शन एट ए रीजनेबल प्राइस ऑन द मैच्योरिटी और द ड्यू डेट। तो ये रिस्क कब अराइज होगा? सो ये रिस्क अराइज होगा ड्यू टू पार्टी टू ए फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, जिसको हम कहते हैं काउंटर पार्टी। व्हेन काउंटर पार्टी इज नॉट एबल टू मीट इट्स फंडिंग रिक्वायरमेंट, जब काउंटर पार्टी के पास फंड्स नहीं होते टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन और एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शन एट रीजनेबल प्राइस ऑन मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट। सो ड्यू डेट के ऊपर या मैच्योरिटी डेट के ऊपर जो काउंटर पार्टी है तो ये अपनी फंडिंग रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाती या ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाती एट रीजनेबल प्राइस, तो उसके कारण लॉस हो सकता है और उसी लॉस की पॉसिबिलिटी को हम कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। Liquidity represents availability of cash or asset which may quickly be sold for cash to pay for liabilities as they come due. जो लिक्विडिटी रिस्क है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ कैश को या एसेट्स को, विच में क्विकली बी सोल्ड फॉर कैश टू पे फॉर लाइबिलिटीज एज दे कम। तो लिक्विडिटी किसको रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास एसेट या कैश अवेलेबल है जिनको हम क्विकली बेच सकते हैं एसेट को और कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं टू पे द लाइबिलिटी जैसे लाइबिलिटी ड्यू होती हैं। रिस्क ऑफ फेलियर टू सेटल लाइबिलिटीज बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट कैश और लिक्विड एसेट्स ऑन हैंड इज डिफाइंड एज लिक्विडिटी रिस्क। जो रिस्क रहता है कि हम लाइबिलिटी को सेटल नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट कैश या लिक्विड एसेट ऑन ड्यू डेट, तो उसको हम डिफाइन करते हैं एज लिक्विडिटी रिस्क। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ए वेल कैपिटलाइज्ड बैलेंस शीट, दैट इज बैंक्स इनेबिलिटी टू फंड इट्स बैलेंस शीट इन ए सस्टेनेबल वे। हो सकता है कि बैंक की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो
लेकिन अगर उस पर्टिकुलर पीरियड के ऊपर वो लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं हुई, वो कैश या लिक्विड एसेट अवेलेबल नहीं हुए, अगर वो इनसफिशिएंट हैं, तो वेल कैपिटलाइज्ड बैलेंस शीट के बावजूद भी तो ये रिस्क अराइज हो सकता है। तो ये रिस्क किसके कारण है? बैंक्स इनएबिलिटी टू फंड इट्स बैलेंस शीट इन ए सस्टेनेबल वे। तो अपनी बैलेंस शीट की जो फंडिंग करनी है, उसका जो मेथड अडॉप्ट किया गया है वो सस्टेनेबल मेथड नहीं है। लिक्विडिटी में लीड टू पॉजिटिव लिक्विडिटी गैप यानी नो लिक्विडिटी रिस्क, बट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एंड इंक्रीज इनकम इज लेस। तो जो लिक्विडिटी है वो दोनों तरह से मूव करती है, तो देयर में बी ए पॉजिटिव गैप। तो पॉजिटिव गैप कब अराइज होगा? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एसेट्स हैं, हमारे पास लाइबिलिटीज हैं, ये मैच्योर हो रही हैं, लेट अस से सितंबर 20 को। एसेट मैच्योर हो रहे हैं लेट अस से 10,000 के, लाइबिलिटीज मैच्योर हो रही हैं लेट अस से 6,000 के। तो यहाँ पे गैप कौन सा बनता है? सो देयर इज ए पॉजिटिव गैप। तो जब पॉजिटिव गैप होता है तो लिक्विडिटी रिस्क नहीं होता, बिकॉज हम आसानी से इन लाइबिलिटीज को पे कर सकते हैं। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है टू मेक इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज इनकम वो हमारी कम हो जाएगी, बिकॉज इसमें 4,000 के इक्विवेलेंट फंड्स हमारे आइडल हो जाएंगे। और आइडल होने के कारण जो अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की, उसका जो बेनिफिट है इनकम इंक्रीज करने का, वो बेनिफिट हमारा कम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ देर इज नेगेटिव लिक्विडिटी, अगर लाइबिलिटी हमारी 6,000 ना हो करके लाइबिलिटी हमारी मैच्योर हो रही है 16,000 की, एसेट हमारे मैच्योर हो रहे हैं 10,000 के, लाइबिलिटी मैच्योर हो रही है 16,000 की, तो ये बनती है नेगेटिव लिक्विडिटी गैप। और इसके चलते देर इज रिस्क टू द बैंक एंड फ्यूचर फंड रेजिंग उसके लिए हमें चाहिए। तो रिस्क कब अराइज होता है? रिस्क इस केस में अराइज होता है तो जब पॉजिटिव लिक्विडिटी है देर इज नो लिक्विडिटी रिस्क, व्हेन देर इज नेगेटिव लिक्विडिटी गैप तो देन देर इज लिक्विडिटी रिस्क। आई होप इस पार्ट को हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मिस मैच ऑन शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज पोजेज हाई लिक्विडिटी रिस्क फॉर द बैंक। तो अगर शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज का जो मिस मैच है वो बैंक के लिए ज्यादा लिक्विडिटी रिस्क क्रिएट करता है। तो आई होप लिक्विडिटी रिस्क को हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं गैप रिस्क या इंटरेस्ट रेट रिस्क। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ए बैंक परचेजेज एंड सेल्स करेंसीज फॉर स्पॉट एंड फॉरवर्ड वैल्यू। सो जब भी कोई बैंक अपना बिजनेस कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, वो ट्रांजेक्शन्स बाय ट्रांजेक्शन एंटर करता है, सेलिंग ट्रांजेक्शन करता है, और उनकी जो डिलीवरी है वो स्पॉट बेसिस के ऊपर भी हो सकती है, फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर भी हो सकती है। इट मे नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल फॉर द बैंक टू मैच इट्स फॉरवर्ड परचेज एंड सेल्स। तो ऑलवेज ऐसा नहीं होगा कि मैच हो जाए परचेज एंड सेल। बहुत बार ऐसा भी होगा कि फॉरवर्ड परचेज एंड फॉरवर्ड सेल मैच नहीं होगा, उसमें मिसमैच रह जाएंगे। Hence, if purchase and sale take place for different value dates, while bank may completely stand hedged on exchange front, it creates a mismatch at a future date between its assets and liabilities. तो अगर बैंक परचेज करता है, सेल करता है फॉर डिफरेंट वैल्यू डेट्स, तो डिफरेंट वैल्यू डेट्स मीन्स उसकी जो मैच्योरिटी होगी वो डिफरेंट डेट्स के ऊपर होगी। इसके बावजूद कि बैंक ने अपने आप को कंप्लीटली हेज किया हुआ एक्सचेंज रिस्क के अगेंस्ट, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि मिसमैच क्रिएट हो जाए फ्यूचर डेट के ऊपर। तो क्योंकि फॉरवर्ड हैं, डिफरेंट वैल्यू डेट्स हैं, तो फ्यूचर में जब वो एसेट लायबिलिटीज मैच्योर होंगी तो उस समय ये गैप आ सकते हैं। सो इसी को हम रेफर करते हैं गैप। तो ये जो मिसमैचेस आएंगे तो इसको हम कहते हैं गैप, और उसी के कारण होने वाले रिस्क को हम कहते हैं गैप रिस्क।
These gaps are plugged by bank by paying receiving appropriate forward differentials. तो ये जो गैप अराइज होते हैं, तो इन गैप्स को बैंक प्लग कैसे करता है, इनको गैप्स को पूरा कैसे करता है, फिल कैसे करता है। तो उस केस में बैंक पे करता है या रिसीव करता है appropriate forward differentials. These forward differentials are in turn a function of interest rate, and any adverse movement in interest rate would result in adverse movement of the forward differential, thus affecting cash flows on underlying open gap or mismatch. ये जो फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स हैं, ये किसके कारण अराइज होते हैं? ये अराइज होते हैं इंटरेस्ट रेट के कारण, और इंटरेस्ट रेट मार्केट में मूव करते हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट होगा एडवर्स मूवमेंट ऑफ द फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स। और फॉरवर्ड डिफरेंशियल जब एडवर्सली मूव करेंगे तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा? कैश फ्लोज के ऊपर होगा। और कौन सा कैश फ्लो? जो अंडरलाइंग ओपन गैप के कारण है। ये जो गैप हमने देखा था, इस गैप के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो जाएगा, और उसी को हम कहते हैं गैप या इंटरेस्ट रेट रिस्क। So gap is the risk arising because of adverse movement in the implied interest rate or actual interest rate differential. तो गैप क्या है? ये वो रिस्क है जो अराइज कहां से होता है? एडवर्स मूवमेंट से। एडवर्स मूवमेंट किसका? डिफरेंशियल्स का। तो जो इंटरेस्ट रेट के डिफरेंशियल्स हैं, उनका जो एडवर्स मूवमेंट है, तो उससे बनता है हमारा गैप रिस्क। तो आई होप गैप रिस्क या इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, तो इसको हम अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो अब इनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, तो अब हम उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या है? पोटेंशियल फॉर एसेट्स टू अराइज फॉर ए बैंक एट ए फास्टर रेट देन लायबिलिटीज। Potential for liability to arise for a bank at a faster rate than assets. Potential for a bank to experience losses because of interest rate fluctuations. Potential for a bank to fail to meet regulatory capital requirement. तो liquidity risk इनमें से आप कैसे डिफाइन करते हैं? तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो करिए आइडेंटिफाई। तो इन चार सिचुएशन में से कौन सी सिचुएशन लिक्विडिटी रिस्क को रिप्रेजेंट करेगी? So it is situation B, potential for liability to arise for a bank faster. जब liabilities arise होती हैं, means mature होती हैं faster than assets, तो लाइबिलिटीज ज़्यादा राइज हो जाती हैं, उनका रेट फास्टर है कंपेयर टू मेच्योरिटी ऑफ एसेट्स। व्हाट गिव्स राइज टू लिक्विडिटी रिस्क? लिक्विडिटी रिस्क किसके कारण अराइज होता है? मिसमैच इन मेच्योरिटी ऑफ पैटर्न ऑफ एसेट लाइबिलिटीज, अनफॉरसीन चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स, अनएक्सपेक्टेड लॉस बिकॉज ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी, रेगुलेटरी चेंजेस इन कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट। तो व्हाट गिव्स राइज टू लिक्विडिटी रिस्क, ये हमने ऑप्शन आंसर प्रोवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सो क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? इट इज मिसमैच इन द मेच्योरिटी पैटर्न ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट लायबिलिटी का जो मेच्योरिटी पैटर्न है, उसके जो मिसमैचेस हैं, तो इसके कारण लिक्विडिटी रिस्क अराइज होता है। What type of mismatch pose a high liquidity risk for the bank? किस प्रकार के मिसमैचेस हैं जो हाई लिक्विडिटी रिस्क पोज करते हैं बैंक के लिए? मिसमैच ऑन लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज, मिसमैच ऑन शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज, मिसमैच ऑन फॉरवर्ड वैल्यू ट्रांजैक्शंस, या मिसमैच ऑन स्पॉट वैल्यू ट्रांजैक्शंस। तो किस टाइप के मिसमैच हाई लिक्विडिटी रिस्क क्रिएट करते हैं बैंक के लिए? देखिए कौन सी ऑप्शन आपको लगता है कि ये करेक्ट ऑप्शन बनती है? यस बी, जो शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज हैं, तो उनसे अराइज होने वाले मिसमैच वो हाई लिक्विडिटी रिस्क एक्सपोज करते हैं बैंक को। व्हाट इज गैप रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क?
potential for a bank to experience losses because of interest rate fluctuations, potential for liability to arise for a bank at a faster rate than assets, risk of failing to settle liabilities because of insufficient cash or liquid assets on hand, या risk arising out of adverse movements in implied interest rates or actual interest rate differentials। तो गैप रिस्क या इंटरेस्ट रेट रिस्क, इनमें से हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो विच अपीयर्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट। सो क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सी ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट लगती है? Which appears to be more appropriate? तो it is option D, risk arising out of adverse movement in implied interest rate और actual interest rate differential। तो ये इंटरेस्ट रेट के जो डिफरेंशियल्स हैं, ये रिस्क उसी के कारण अराइज होते हैं, गैप रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लिक्विडिटी? लिक्विडिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विड एसेट्स दैट मे बी सोल्ड क्विकली फॉर कैश, एबिलिटी ऑफ ए बैंक टू फंड इट्स बैलेंस शीट इन ए सस्टेनेबल वे, potential for liability to arise for a bank at a faster rate than assets, risk of failing to settle liabilities because of insufficient cash or liquid asset on hand। हमने बताना है लिक्विडिटी की डेफिनेशन को। व्हाट इज डेफिनेशन फॉर लिक्विडिटी? तो ऑप्शन आंसर बनता है हमारा ए, जब हमारे पास लिक्विड एसेट अवेलेबल हैं जिनको हम क्विकली सेल कर सकें कैश के लिए। What is risk associated with negative liquidity gap? अगर नेगेटिव लिक्विडिटी गैप है तो उसके साथ कौन सा रिस्क एसोसिएटेड है? नो लिक्विडिटी रिस्क बट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एंड इंक्रीज इनकम इज लेस, रिस्क टू द बैंक एंड फ्यूचर फंड रेजिंग रिक्वायर्ड, रिस्क ऑफ फेलिंग टू सेटल लायबिलिटीज बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट कैश और लिक्विड एसेट ऑन हैंड, इनेबिलिटी ऑफ बैंक टू फंड इट्स बैलेंस शीट इन ए सस्टेनेबल वे। तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद नेगेटिव लिक्विडिटी गैप? क्वेश्चन नंबर 4, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बनता है बी, रिस्क टू बैंक एंड फ्यूचर फंड रेजिंग। तो अगर नेगेटिव लिक्विडिटी गैप है तो रिस्क बैंक को हो जाएगा और फ्यूचर जो फंड रेज किए जाएंगे तो उसके लिए भी रिस्क रहेगा। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले पार्ट को कवर करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। इफ लाइव क्लास एनफ टू पास द एग्जाम, लाइव क्लास जो आप इस समय ज्वाइन किए हुए हैं, क्या ये काफ़ी है आपके एग्जाम को पास करने के लिए? आंसर इज नो। क्या ये क्लास यूजलेस है? नो, इट्स अ वेरी यूजफुल क्लास फॉर इम्प्रूविंग योर स्कोर। अगर आप बेस स्कोर ले सकते हैं 41 मार्क्स 45 मार्क्स अगर आप ले सकते हैं तो ये क्लास आपको पास करवा सकती है, लेकिन पहले आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए मिनिमम बेस मार्क्स स्कोर करने के लिए। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें फुल सिलेबस को कवर करना होता है। अगर हम फुल सिलेबस कवर नहीं कर पाते तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारी पास होने की जो संभावना है वो कम हो जाएंगी। फुल सिलेबस को कवर करने के लिए अगर आप IIBF बुक्स को यूज़ कर रहे हैं तो फिर उस केस में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा गया है, जैसे लिखा गया उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी आती है, आप उसको बार बार करते हैं फिर भूल जाते हैं। एज ए रिज़ल्ट लॉट ऑफ टाइम इज़ कंज्यूम्ड। आप प्रैक्टिस करनी चाहते हैं क्वेश्चंस की, लेकिन बुक के अंदर आपको क्वेश्चन तो मिलते हैं लेकिन बहुत थोड़े क्वेश्चन मिलते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। केस स्टडीज एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एग्जाम का। इसमें केस स्टडी बुक में आपको या तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी, अगर मिलेंगी तो कहीं कहीं मिलेंगी। अब इन इश्यूज का सॉल्यूशन क्या है? इन इश्यूज का सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन में जब हम कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत आसान करके आपको समझा देते हैं, तो आपकी ये डिफ़िकल्टी सॉल्व हो जाती है।
बहुत क्विकली आप उसको अंडरस्टैंड कर जाते हो तो आपका टाइम भी सेव हो जाता है। इन दोनों के चलते आप पूरे सिलेबस को आसानी से कवर कर पाते हैं। हमारा जो क्वेश्चन बैंक है इसमें आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे, तो जिससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हमारा जो केस स्टडीज़ का पैकेज है उसमें आपको बहुत सारी केस स्टडीज़ मिल जाएंगी विद सॉल्यूशन, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और ये अवेलेबल रहेंगे हमारी ऐप के थ्रू या अवेलेबल रहेंगे हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो हमारी वेबसाइट को लॉगिन करें और आप इन कोर्सेज का बेनिफिट लेकर के अपने पास होने की पॉसिबिलिटीज को इम्प्रूव कर लें। नाउ व्हाट इज गैप? गैप क्या होता है? पोटेंशियल फॉर एसेट्स टू अराइज फॉर ए बैंक एट ए फास्टर रेट देन लाइबिलिटीज। Potential for liability to rise for a bank at a faster rate than assets. Risk arising out of adverse movement in implied interest rate or actual interest rate differential. Mismatch between forward purchase and sale for different value dates. तो हमने बताना है गैप क्या होता है। तो गैप है वो मिसमैच जो फॉरवर्ड परचेज और सेल में रहता है डिफरेंट वैल्यू डेट्स के लिए। What is impact of adverse movement in interest rates on forward differentials? तो इम्पैक्ट क्या रहता है एडवर्स मूवमेंट का इंटरेस्ट रेट्स के अंदर फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स के ऊपर। इट डज नॉट अफेक्ट कैश फ्लोज ऑन द अंडरलाइंग ओपन गैप और मिसमैच। इट रिजल्ट्स इन एडवर्स मूवमेंट ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स दस अफेक्टिंग कैश फ्लोज ऑन द अंडरलाइंग ओपन गैप और मिसमैच। इट क्रिएट्स पॉजिटिव लिक्विडिटी गैप या इट क्रिएट्स नेगेटिव लिक्विडिटी गैप। हमने बताना है इम्पैक्ट ऑफ एडवर्स मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट ऑन फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स। सो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शैल बी द आंसर? तो आंसर हियर विल बी बी। इसका रिजल्ट क्या रहता है? एडवर्स मूवमेंट होती है जब भी फॉरवर्ड डिफरेंशियल की, तो उससे हमारे जो कैश फ्लो हैं वो अफेक्ट होते हैं। उसके कारण जो हमारे गैप हैं और मिसमैच हैं वो बढ़ जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे अब मार्केट रिस्क की, तो मार्केट रिस्क क्या होता है? द रिस्क विच अराइजेस बिकॉज ऑफ एडवर्स मूवमेंट ऑफ द मार्केट वेरिएबल्स। तो अगर मार्केट वेरिएबल्स में एडवर्स मूवमेंट्स हो जाएं, तो ऐसी मूवमेंट्स जो हमें सूट नहीं करती वो एडवर्स मूवमेंट्स कहलवाती हैं। और ये मूवमेंट किस में आती हैं? मार्केट वेरिएबल्स के अंदर। और उसके कारण जो रिस्क अराइज होगा उस रिस्क को हम कहते हैं मार्केट रिस्क। अब ये जो मार्केट वेरिएबल्स हैं, ये मार्केट वेरिएबल्स क्या हैं? एक्सचेंज रेट में चेंज आ जाना, इंटरेस्ट रेट में चेंज आ जाना, और कब उसके कारण जो मार्केट प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशन को क्विकली एग्जिट नहीं कर सकते, और अगर वो एग्जिट करते हैं तो बड़े लॉस के साथ एग्जिट करेंगे। मार्केट रिस्क टेक्स डिफरेंट फॉर्म। सो मार्केट रिस्क के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जैसे क्रेडिट रिस्क के हमने डिफरेंट फॉर्म्स देखे थे लास्ट सेशन के अंदर। तो इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है। इट इज रिस्क वेयर चेंज इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट माइट एडवर्सली अफेक्ट बैंक्स रेट्स, रिस्क सेंसिटिव एसेट्स एंड रिस्क सेंसिटिव लाइबिलिटीज। सो बैंक के जो रिस्क सेंसिटिव लाइबिलिटीज़ हैं, हमारे डिपॉजिट्स होते हैं कुछ जो रिस्क सेंसिटिव होते हैं, और इसी प्रकार से हमारे कुछ रिस्क सेंसिटिव एसेट्स होते हैं, जैसे हमारे होम लोन्स हैं। होम लोन के इंटरेस्ट को अगर हम थोड़ा सा भी बढ़ाएं तो कस्टमर दूसरे बैंकों में जाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट है जो वो रिस्क सेंसिटिव लाइबिलिटीज़ हैं। अगर हम फिक्स्ड डिपॉजिट के रेट्स को थोड़ा सा भी घटा दें तो बैंक दूसरे बैंकों में जाना शुरू कर देते हैं हमारे कस्टमर्स। इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट रिजल्टिंग फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड चेंज इन इंटरेस्ट रेट। ये किस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है? डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट है, और इसके पीछे रीज़न क्या है? अनएक्सपेक्टेड चेंजेस अगर इंटरेस्ट रेट में होंगी। इक्विटी प्राइस रिस्क। सो मार्केट रिस्क में दूसरा रिस्क कौन सा है? इक्विटी प्राइस रिस्क। इक्विटी प्राइस रिस्क क्या है? इट इज रिस्क दैट अराइजेस फ्रॉम प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ इक्विटी शेयर हेल्ड।
अगर हमारे पास इक्विटी शेयर्स हैं तो उसमें अगर प्राइस की बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, प्राइस की अगर वॉलेटिलिटी है, तो हमें कौन सा रिस्क अराइज होगा? इक्विटी प्राइस रिस्क अराइज होगा, क्योंकि सडनली हमारी इक्विटी की वैल्यू कम हो जाएगी। द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी डिक्लाइंस एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन द लेवल ऑफ इक्विटी इंडेक्स एंड वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक। जो इक्विटी की फेयर वैल्यू है वो डिक्लाइन कर जाएगी, और उसके पीछे रीज़न क्या होगा? जो इक्विटी इंडेक्स है, सेंसेक्स है, निफ्टी इंडेक्स है, तो उसमें जब भी चेंज आएगी या इंडिविजुअल स्टॉक की वैल्यू में चेंज आएगी तो जो फेयर वैल्यू है इक्विटी की वो डिक्लाइन कर जाएगी। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, वॉलेटिलिटी इन द स्टॉक इंडेक्स रिजल्टिंग इन वॉलेटिलिटी इन द पोर्टफोलियो ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक। अगर स्टॉक इंडेक्स में वॉलेटिलिटी है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? पोर्टफोलियो जो इंडिविजुअल स्टॉक का है उसमें वॉलेटिलिटी आ जाएगी। तो ये इम्पैक्ट है इस वॉलेटिलिटी का, और इसको हम कौन सा रिस्क कहते हैं? तो दिस इज नोन एज इक्विटी प्राइस रिस्क। और तीसरा है करेंसी रिस्क। इट इज नोन एज एक्सचेंज रेट रिस्क एंड रेफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ रिटर्न accruing to the investor because of adverse change in the value of currency in which the position is held। तो जिस करेंसी में पोजीशन हेल्ड है उस करेंसी के अगर एक्सचेंज रेट चेंज होते हैं तो उसके कारण होने वाले रिस्क को हम कहेंगे करेंसी रिस्क, क्योंकि इसके कारण जो वैल्यू है उस पोजीशन की जो हमने होल्ड की हुई है उस वैल्यू में एडवर्स चेंज आ जाएगी। मार्केट रिस्क के बाद अब हम बात करते हैं लीगल रिस्क क्या होता है। इट इज रिस्क अराइजिंग बिकॉज ऑफ नॉन एनफोर्सेबिलिटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट ए काउंटर पार्टी। हमने किसी काउंटर पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन किसी रीजन से उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस के ऊपर हम सूट फाइल नहीं कर सकते, वो नॉन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके कारण होने वाले रिस्क को हम कहते हैं लीगल रिस्क। दिस इंक्लूड लीगल रिस्क बिकॉज ऑफ एबरेशंस इन द डॉक्यूमेंटेशन में हमसे गलतियां हो गई। ऑनरस क्लॉज इन द डॉक्यूमेंट विच रिजल्ट इन इंटरप्रिटेशन रिस्क। हमने कोई इसमें ऑनरस क्लॉज डाल दी और जब उसको इंटरप्रेट किया गया तो वो डिफरेंट वे में इंटरप्रेट हो रही है। Legal risk can also manifest itself in a way customer and procedure are followed in different countries। तो लीगल रिस्क होने का और रीज़न भी हो सकता है कि जो कस्टम्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट वे में इंटरप्रेट किए जाते हैं या फॉलो किए जाते हैं, तो उसके कारण भी लीगल रिस्क राइज हो सकता है। तो अब हम इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो व्हाट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क? इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? रिस्क ऑफ इक्विटी प्राइस वॉलेटिलिटी, रिस्क ऑफ चेंज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट एडवर्सली अफेक्टिंग बैंक्स रिस्क सेंसिटिव एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिस्क ऑफ एडवर्स चेंज इन वैल्यू ऑफ करेंसी इन विच पोजीशन इज हेल्ड, रिस्क अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ नॉन एनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट ए काउंटर पार्टी। तो हमने बताना है इंटरेस्ट रेट रिस्क इनमें से किसको हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। सो हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा बनेगा? हमारा ऑप्शन आंसर बनेगा बी, रिस्क ऑफ चेंज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट एडवर्सली अफेक्टिंग बैंक्स रिस्क सेंसिटिव एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सो अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज होता है एडवर्सली तो बैंक की जो रिस्क सेंसिटिव एसेट्स हैं या लायबिलिटी हैं उनको वो अफेक्ट करते हैं एडवर्सली। व्हाट इज इक्विटी प्राइस रिस्क? Risk of change in market interest rate adversely affecting banks' risk-sensitive asset liabilities, the risk of equity price volatility, risk of adverse change in value of a currency in which position is held, या risk arising because of non-enforceability of contract against a counterparty। तो कौन सा आंसर हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए?
तो इसमें ए है इंटरेस्ट रेट इसको रिलेट करता हुआ, और नॉन एनफोर्सेबिलिटी हमारा लीगल रिस्क है। तो जो इक्विटी प्राइस में जो वॉलेटिलिटी है वो रिस्क हमारा इक्विटी प्राइस रिस्क कहलवाता है। सो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं इन कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर देना, तो वहीं हम सूटेबली उसको आंसर करेंगे। लेकिन अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो आप इस ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें मेल कर सकते हैं। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल लगा तो मेरा रिक्वेस्ट है इस सेशन को लाइक कर देना, क्योंकि आपका लाइक करना मीन्स यूट्यूब अपने लेवल के ऊपर इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश करेगा। पर्सनली आप इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज़ आपकी बहुत सारी क्लासेस मिस हो जाएंगी। तो अगर अभी तक नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के सेशन को अब हम वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।